आज हम एक खास फिल्म मास जात्रा की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें मंगलापुरम नाम के एक छोटे से गांव में ले जाते हैं। जी। और इस गांव की एक चीज बहुत मशहूर है, वहाँ हर साल होने वाला जात्रा, मतलब एक तरह का मेला। हाँ, यात्रा। पर ये कोई आम मेला नहीं लगता। ऐसा सुनने में आया है कि ये यात्रा गांव की राजनीति, पुरानी दुश्मनी और यहाँ तक कि खून खराबे का, आप कह सकती हैं, एक सालाना मंच बन गया है। बड़ा अजीब सा रिवाज है ये। चलिए इसी कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये जो यात्रा है ना, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, कह सकते हैं। ये सिर्फ एक उत्सव या मेला नहीं, बल्कि गांव में सत्ता किसके हाथ में रहेगी, किसका दबदबा चलेगा और लोगों के आपसी रिश्ते कैसे होंगे, ये सब कुछ तय करने वाला एक इवेंट बन गया है। कहानी का जो मुख्य टकराव है वो इसी यात्रा के आसपास घूमता है। यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है असल में। फिर तनाव वाले माहौल में एंट्री होती है कहानी के हीरो रुद्र की। किरदार रवि तेजा निभा रहे हैं। जी, रवि तेजा। रुद्र के बारे में बताया गया है कि वो शहर में पला बड़ा है, काफी मजबूत जिद्दी किस्म का इंसान है। हाँ, टिपिकल मास हीरो वाला अंदाज। लेकिन वो अपने गांव मंगलापुरम वापस आता है, पर किसी खुशी के मौके पर नहीं। वजह दुखद है, उसके पिता की मौत हो गई है, बल्कि शायद हत्या हुई है। हाँ, यही कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है। हाँ, रुद्र के पिता कोई आम आदमी नहीं थे। हाँ। वो गांव के पूर्व सरपंच थे, एक ऐसे नेता जिन्होंने गांव में जो भ्रष्टाचार फैला था, जो गलत राजनीति चल रही थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और इसी सच बोलने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनकी हत्या कर दी गई थी। तो रुद्र का गांव लौटना सिर्फ घर वापसी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ शोक मनाने के लिए लौटना नहीं है। ये एक तरह से अपने पिता की अधूरी लड़ाई को आगे बढ़ाने जैसा है। उसे विरासत में एक संघर्ष मिला है, एक जिम्मेदारी मिली है, और शायद अपने पिता के लिए न्याय पाने की एक बहुत गहरी इच्छा। समझ सकती हूँ। उसके कंधों पे बड़ा बोझ आ गया होगा। बिल्कुल। तो रुद्र गांव पहुंचता है और वो देखता है कि जिन लोगों ने, जिन ताकतों ने उसके पिता को मारा था, वो आज भी मतलब बेखौफ होकर गांव पर राज कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लोगों में उनका डर है, उनका खौफ है। वो डरा धमका कर, लूट खसोट करके अपना दबदबा बनाए हुए हैं। गांव का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। और कहानी में जो मुख्य खलनायक है, उसका नाम नायक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये दिलचस्प है। विलन का नाम ही नायक है। शायद अजय घोष ने ये रोल किया है, जैसा बताया गया है। इस खलनायक नायक का गांव की राजनीति पर और खासकर उस सालाना यात्रा पर पूरा कंट्रोल है, जैसे यात्रा उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो। अच्छा। और ये कंट्रोल सिर्फ ताकत का नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क है, अवैध कारोबार का। जानकारी के मुताबिक ये जो नायक है, वो यात्रा की आड़ में शराब की तस्करी, इंसानों की खरीद फरोख्त और भी न जाने कितने गैर कानूनी काम करता है। इनसे वो खूब पैसा बनाता है। ओह माय गॉड। तो यात्रा उसके लिए, आप समझें, गोल्डन गूज बन गई है, कमाई का बहुत बड़ा जरिया। और यही रुद्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उसे सिर्फ एक ताकतवर आदमी से नहीं लड़ना, बल्कि एक पूरे करप्ट सिस्टम से, एक पूरे तंत्र से टकराना है जो गांव की जड़ों तक फैला हुआ है। यहाँ कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। जैसा आपने बताया, रुद्र सीधे जाके नायक से भिड़ता नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियों में हीरो तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। सही कहा। इसके बजाय वो पहले गांव वालों के बीच जाता है, उनके साथ घुलता मिलता है, उनकी परेशानियां समझने की कोशिश करता है। जी, ये एक सोची समझी चाल है। और इसी दौरान उसे अपने पिता का वो सपना याद आता है, एक सच्ची यात्रा, लोगों की यात्रा का सपना। बिल्कुल। और वो फैसला करता है कि वो इस सपने को पूरा करेगा। मतलब वो सीधे टकराव के बजाय पहले ग्राउंड वर्क कर रहा है। एकदम सही। ये रणनीति दिखाती है कि रुद्र सिर्फ गुस्से या बदले की आग में नहीं जल रहा। वो सिर्फ बाहुबल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो समझता है कि असली बदलाव सिर्फ विलन को मारकर नहीं आएगा, उसे प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना होगा। मतलब लोगों के डर को, उनकी मजबूरी को खत्म करना होगा। वो लोगों का विश्वास जीतकर उन्हें एकजुट करके बदलाव लाना चाहता है। तो ये सिर्फ एक पर्सनल वेंजेंस की कहानी नहीं रह जाती, ये एक तरह के सामाजिक आंदोलन की तैयारी लगती है। हाँ, ये बात तो है। वो लोगों को एहसास दिलाना चाहता है कि यात्रा उनकी है, किसी एक गुंडे की नहीं। बिल्कुल। और फिर आता है वो मोड़ जब रुद्र गांव वालों का भरोसा जीत लेता है और फिर वो नायक के अवैध धंधों पर चोट करना शुरू करता है। हाँ, यहीं से सीधी टक्कर शुरू होती है। उसके कमाई के जो सोर्स थे, उनको बंद करने लगता है। अच्छा। यहीं से दोनों के बीच खुली दुश्मनी शुरू होती है, जिसे शायद कहानी में मास क्लैश कहा गया है। अब कोई लुकाछिपी नहीं, मतलब अब आमने सामने की जंग, ताकत और हिम्मत की असली परीक्षा। जी हाँ।
माहौल बिल्कुल गर्म हो जाता है। जाहिर है। और देखिए, ये लड़ाई अब सिर्फ रुद्र और नायक के बीच की नहीं रह जाती। नहीं। ये असल में दो विचारधाराओं की लड़ाई बन जाती है। एक तरफ है भ्रष्टाचार, डर, शोषण का प्रतीक वो नायक, और दूसरी तरफ है न्याय, हिम्मत और गांव की आत्मा को बचाने की कोशिश करता हुआ रुद्र। तो दांव पर सिर्फ जीत हार रही है, गांव का भविष्य दांव पर है, लोगों की इज्जत और उस यात्रा की पवित्रता दांव पर है। सही कहा कि क्या यात्रा बस पैसे और ताकत का खेल बनी रहेगी, या वो फिर से गांव की एकता और संस्कृति का प्रतीक बनेगी? ये सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल यही सवाल। तो यात्रा का दिन जैसे जैसे करीब आता है, गांव का माहौल एकदम विस्फोटक हो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। नायक और उसकी गैंग पूरी तैयारी में है कि किसी भी तरह रुद्र को रास्ते से हटा दिया जाए। साजिशें रची जा रही हैं, हर तरफ तनाव है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा आता है शायद। रुद्र अब अकेला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन गांव वालों का उसने भरोसा जीता था, वो अब खुलकर उसके साथ आ जाते हैं। ये देखना अहम होता है कि कैसे वो आम लोग जो अब तक डरे हुए थे, वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। वो नायक के आतंक के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वाह। और उनके इसी सहयोग से रुद्र नायक की हर चाल को, हर हमले को नाकाम करता है। ये दिखाता है कि जब लोग एक साथ आ जाएं, तो कितनी भी बड़ी ताकत हो, उसे चुनौती दी जा सकती है। ये तो बहुत इंस्पायरिंग लगता है। हाँ, ये कम्युनिटी की ताकत है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, चरमोत्कर्ष, वो जबरदस्त एक्शन दृश्य जहां रुद्र और नायक का आमना सामना होता है। हाँ, फाइनल शोडाउन। और जाहिर है कहानी के हिसाब से अच्छाई की जीत होती है। रुद्र आखिर में नायक को हरा देता है। जी, लेकिन इस जीत का महत्व सिर्फ खलनायक के अंत तक सीमित नहीं है। यह असल में पूरे समुदाय की जीत है, सच्चाई की, हौसले की जीत है। अच्छा। और इसके बाद रुद्र गांव में उस यात्रा की शुरुआत करता है जिसका सपना उसके पिता ने देखा था, सत्य यात्रा। सत्य यात्रा। हाँ, एक ऐसी यात्रा जहां डर या मजबूरी का साया ना हो, जहां सच्चाई, एकता और धर्म का सही मायनों में जश्न मनाया जाए। ये उस बदलाव का प्रतीक है जिसके लिए रुद्र ने इतनी लड़ाई लड़ी। यात्रा अपने असली पवित्र रूप में वापस लौट आती है। तो कहानी के अंत में हम रुद्र को गांव वालों के साथ वही सत्य यात्रा मनाते हुए देखते हैं। जी। और वो कहता है कि आज उसके पिता का सपना पूरा हो गया है। अब ये यात्रा सिर्फ मस्ती या राजनीति का अखाड़ा नहीं, बल्कि सही मायनों में जनता की यात्रा बन चुकी है। बिल्कुल। कहानी एक तरह से सर्कल पूरा करती है। यात्रा से शुरू हुई, यात्रा पर खत्म हुई, लेकिन अब उस यात्रा का मतलब पूरी तरह बदल चुका है। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, तो मास यात्रा एक गांव की कहानी है, उस गांव के एक हीरो की कहानी है, रुद्र की। हाँ। और सबसे बढ़कर एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आम लोगों के खड़े होने की कहानी है, एक जन आंदोलन की कहानी। सही कहा। इसमें एक्शन है, इमोशन है, फैमिली वैल्यूज का सम्मान है और सामुदायिक शक्ति का एक बहुत मजबूत मैसेज भी है। जी। और हाँ, जैसा बताया गया, रवि तेजा की एनर्जी और उनके वो दमदार डायलॉग्स वो इस कहानी को और ज्यादा रोमांचक बनाते होंगे। बिल्कुल, रवि तेजा का अपना एक अंदाज है और इस कहानी में कई परतें हैं। ऊपर से देखने पर ये एक बदले की कहानी लग सकती है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो ये अन्याय के खिलाफ एक संघर्ष की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो वो पूरे समुदाय को जगा सकता है, उन्हें प्रेरित कर सकता है। और साथ ही ये अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को बचाने की लड़ाई भी है कि कैसे एक अच्छी परंपरा को जब गलत लोग भ्रष्ट कर देते हैं तो उसे वापस उसकी असल पहचान दिलाना कितना जरूरी और मुश्किल होता है। सही बात है। ये कहानी इसी संघर्ष को बहुत अच्छे से सामने लाती है। जी। तो ये थी मास यात्रा की कहानी का हमारा विश्लेषण, जो भी जानकारी हमारे पास थी उसके आधार पर। एक ऐसी यात्रा का सफर जो भ्रष्टाचार और हिंसा के अंधेरे से निकलकर वापस जनता की यात्रा बनी। ये कहानी है एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय की और एक समुदाय की सामूहिक शक्ति की। यहाँ पर एक सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बताइए। देखिए, कहानी दिखाती है कि रुद्रा, जो एक तरह से बाहरी है या लंबे समय से गांव से दूर था, वो आता है और पूरे सिस्टम को चुनौती देता है, लोगों को जगाता है। तो क्या किसी बिगड़ी हुई परंपरा या किसी भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए हमेशा ऐसे किसी बाहरी हीरो या कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर असली और टिकाऊ बदलाव तभी आता है जब समुदाय खुद अंदर से जागता है, जब वो खुद अपनी लड़ाई लड़ता है बिना किसी एक मसीहा का इंतजार किए। मतलब क्या बदलाव की चिंगारी हमेशा बाहर से ही आती है
या वो अंदर ही कहीं सुलग रही होती है, बस उसे कोई हवा देने वाला चाहिए होता है? हाँ, बिल्कुल यही। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।